तो आप लोग तो अच्छे ही होंगे, हाँ क्यों नहीं, जो एकदम बढ़िया तरीके से ज्योग्राफी पढ़ने को मिल रहा है, एनसीईआरटी आधारित एकदम डिटेल, तो अच्छे तो होंगे, क्यों नहीं, कोई बात नहीं। इसी तरीके की मुस्कुराहट आपके चेहरे पे बनी रहे, इसीलिए हम लोग ये एफर्ट इतना कर रहे हैं कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें तुषार सर द्वारा ज्योग्राफी एनसीईआरटी आधारित ज्योग्राफी की क्लास। ठीक, अब बच्चों जैसे हम लोग आप लोग याद करिए, जैसे हम बोले थे कि इससे पहले कि हम लोग पैरेलल 2 क्लास लेके चलेंगे। ठीक, पैरेलल 2 क्लास लेके चला जाएगा। एक तो हम बोले थे कि इंडियन ज्योग्राफी की चलेगी और दूसरी कौन सी चलेगी, विश्व भूगोल की। तो आज उसी विश्व भूगोल की हम लोग पहली क्लास लेंगे। और आपको पता होगा कि जो हमारे विश्व भूगोल को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो वहीं सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा जाता है, आप लोग बता सकते हैं, ग्लोब। हाँ, इससे पहले एक एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट आता है, तो एस्ट्रोनॉमी का हम एक अलग प्लेलिस्ट बताएंगे। हम आपको बार बार बताते हैं कि एस्ट्रोनॉमी की एक अलग प्लेलिस्ट बनेगी। अभी फिलहाल हम लोग केवल ज्योग्राफी पे फोकस कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी पे नहीं। तो आज हमारे विश्व भूगोल की जो पहली क्लास लग रही है आप लोगों के, वो है ग्लोब। और ये पूरी क्लास आप बार बार हम बता रहे हैं कि आपको बस ये पूरी क्लास एनसीईआरटी पे ही आधारित रहेंगी। हालांकि ऐसा नहीं कि आप प्योरली एनसीईआरटी, कुछ अलग रेफरेंस की बुक होंगी। जैसे आपका हम मान लेते हैं आप जीसी लियोंग को भी प्रीफर करते होंगे, तो आप मान के चलिए जीसी लियोंग का भी इसमें कंटेंट है। अगर नहीं तो आप आज जाइएगा, देखिएगा, जीसी लियोंग की बुक उठा के देखिएगा और जो भी हम पढ़ा लेंगे उसको भी देखिएगा। आपको उस बुक की भी रेफरेंस मिलेगी, एनसीईआरटी की भी रेफरेंस मिलेगी। और मेन यही दो होती है ज्योग्राफी के लिए। बाकी तो और भी बुक्स होती है, जैसे और भी लोगों की होती है जिनकी ऑप्शनल के लिए होती है, कुछ मेंस के लिए भी होती हैं। बट जो बेस होता है वो हमारा कौन सा होता है, एक एनसीईआरटी होता है। अगर कुछ हमको टर्म नहीं समझ में आता तो हम लोग जीसी लियोंग को प्रीफर करते हैं। तो इसमें आपको एनसीईआरटी भी और जीसी लियोंग दोनों का कंबाइन मिलेगा। और नहीं जब क्लास शुरू होगी तो आप देखिएगा कितने डिटेल में हम लोग जाके पढ़ेंगे। और आज बच्चों केवल हम एक ही को पढ़ेंगे, अक्षांश को ही पढ़ेंगे। देशांतर की क्लास आपकी कल लगेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं हम अपने क्लास पे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमको आज पढ़ना है बच्चों ग्लोब। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोब क्या होता है। ठीक है, ग्लोब क्या होता है, तो यहां हम लिखें ग्लोब। ठीक, अगर हम लोग ग्लोब की बात करें तो ग्लोब के बारे में सिंपल सा बोला जाता है कि एक यहां पर हम आपको लिख दे रहे, सबसे बढ़िया आपके लिख देंगे, उसको समझाने में अगर लिखे तो ग्लोब आपका क्या होता है भाई बच्चों, ये आपकी होती है त्रिविमीय। थोड़ा सा ग्लोब जो होता है, डिस्टर्ब कर दिया है तुम कॉपी कोई। देखिए ग्लोब की बात करें तो ग्लोब जो होता है ये त्रिविमीय लघुरूप, लघु प्रतिरूप कर दीजिए, अभी बता रहे इसका मतलब एक एक वर्ड का। लघु प्रतिरूप होता है, लघु प्रतिरूप होता है जिस पर हम विभिन्न प्रकार की, जिस पर हम विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों, जैसे कि आप ले लीजिए महाद्वीप, सागर, देश आदि विभिन्न महासागरों, विभिन्न आदि की आकृति, स्थिति एवं दिशा अंकित करते हैं या अंकित होता है, अंकित होता है। बच्चों ये पूरा मान के चलिए ग्लोब का क्या है, डेफिनेशन है या फिर ग्लोब का मतलब होता है। ठीक है बच्चों, पहली बात हम लोगों ने एक एक वर्ड को पकड़ेंगे, हम लोग एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। पहला हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, त्रिविमीय।
हमने क्या लिखा हुआ, त्रिविमीय। तो बच्चों त्रिविमीयों को हम लोग बोलते हैं 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है। तो आपको अगर हम क्या होता है 3D होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है, तो बात सही है, ग्लोब हमारा 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल कहने मतलब क्या है, हम उसको क्या है लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे तीनों तरीके से देख सकते हो एक साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं 3D। ठीक है, और एक 4D भी होता है बच्चों। 4 डायमेंशनल जो आता है वो होता है, हम लोग टाइम को मानते हैं कि जो 4 डायमेंशनल क्या है वो टाइम है, लेकिन अभी हाल ही हम लोग कितने को स्टडी करते हैं, केवल 3। तो ग्लोब हमारा क्या होता है, त्रिविमीय। त्रिविमीय मतलब 3D, जिसमें हम लोग लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब एक साथ देख सकते हो। ठीक है, दूसरा बात होता है लघु प्रतिरूप। लघु मतलब अब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो क्या उतना बड़ा हम ग्लोब बना पाएंगे, नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पृथ्वी को एक लघु मतलब छोटा प्रतिरूप बना देते हैं, कि मान लेते मेरी पृथ्वी थी जो इतनी बड़ी है, उसको हम एक छोटे से गोले के रूप में ले लेते हैं। और प्रतिरूप, प्रतिरूप मतलब कि पृथ्वी का एकदम उसी का जस्ट रूप है, बस छोटा है, पृथ्वी का प्रतिरूप है लेकिन थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा नहीं बहुत छोटा है पृथ्वी से, जिस पर हम लोग क्या करते हैं विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों। अब विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों की हम लोग बात कर ले तो क्या होता है, महाद्वीप, सागर, देश, और भी आप जो समझ लें पहाड़ आ जाएंगे आपके, उसके बाद छोटे छोटे जो नदियां होती हैं, बहुत सारी चीजें जितनी भी आपकी भू स्थलाकृति हैं सबकी बात यहाँ पर होगी। तो हम कुछ को लिखे, महाद्वीप, सागर, देश आदि की क्या होती है, आकृति का पता चलता है। स्थिति कहाँ पर, स्थिति मतलब कि जैसे कहाँ पर है, किस जगह पे है, तो स्थिति भी तो मैप से ग्लोब से पता चल जाएगी, क्योंकि ये क्या है, वो प्रतिरूप है ना पृथ्वी का, और सब कुछ पृथ्वी पे है, यानी कि ग्लोब पे भी वही चीज होगी। तो सेम जगह पर क्या होता है, जो चीजें पृथ्वी पे जिस जगह होती है, ग्लोब में भी उसी जगह पे क्या किया जाता है, उसको लोकेट किया जाता है। तो हमको उसकी आकृति पता चल जाती है, स्थिति पता चल जाती है, और दिशा बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं अगर आज के टाइम हम लोग को पता नहीं कि दिशा बहुत जरूरी होती है, बिना दिशा के इंसान भटका हुआ माना जाता है, तो हम लोग को भटकना नहीं है, तो इसलिए हम लोग भटके नहीं, इसलिए उसको क्या पता चलता है, दिशा भी। तो ग्लोब का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक त्रिविमीय लघु प्रतिरूप होता है, जिस पर हम विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का, जैसे कि महाद्वीप, सागर, देश आदि की आकृति, स्थिति एवं दिशा अंकित होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग अगर ये बात करें तो इसकी कुछ आपको हम ग्लोब का फिगर दिखा दें। अगर हम ग्लोब को आपको दिखाएं आप लोग के सामने, तो देखिए ग्लोब कुछ ऐसे होता है। किसमें होगा, ये नहीं होगा, ये आइए देखिए, ये आपके सामने हमने क्या लाया है, ग्लोब। ये देखिए, ये आपके लोग देख एकदम ध्यान से, ग्लोब है यही, दिख रहा है आपको ग्लोब, देखिए एकदम 3D स्ट्रक्चर है कि नहीं। अब इसी ग्लोब को अगर हम बाहर ला के देखें तो देखिए हम दाएं बाएं सब तरीके से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। अब इसी ग्लोब को हम लोग क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, इसी पे समझते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ग्लोब की अगर हम बात करें तो देखिए एक पॉइंट ये इसका, रुकिए, आप एक पॉइंट ये ले लीजिए, पॉइंट नंबर 1 इधर और एक पॉइंट इधर, मतलब ऊपर की तरफ पॉइंट 2। ठीक है, 2 पॉइंट दिख रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि एक कोई रॉड टाइप का बीच से गया हो कि नहीं गया हो। देखिए एकदम एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, यानी कि 2 पॉइंट अगर मिले तो इसके बीच से कुछ जरूर होगा जो इस पे ग्लोब क्या है, फंसा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, जो ये रॉड होता है, मतलब अगर हम यहाँ ऐसे बनाना चाहें इसको, तो अगर हम सर्कल बना लें ऐसे, एक सर्कल ऐसे अगर हम ऐसे बना लें, आप एक काम करिए, सर्कल को यहाँ से ड्रा करते हैं बढ़िया। ठीक है, एक सर्कल ऐसे हम ड्रा कर लिए, ठीक है, और यहां से अगर हम ग्लोब को ड्रा करना चाहें तो कुछ ऐसे होगा बच्चों। ठीक है, ग्लोब ऐसे कुछ होगा। तो ये क्या होता है, जो ग्लोब होता है हमारा, जो वो पृथ्वी जो हमारी रोटेशन होती है ना, पृथ्वी की रोटेशन तो आप जानते होंगे, तो पृथ्वी की रोटेशन किस डायरेक्शन होती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। तो हमने भी क्या कर दिया, पूरब से पश्चिम की तरफ इसको ऐसे रोटेट करा दिया पृथ्वी को, तो फिर इधर आएगी, तो इधर से क्या हो गया, ये आपका पश्चिम से पूरब की तरफ बार बार पृथ्वी रोटेट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो ये अब ये देखिए आप, ये पृथ्वी अगर हम इस ग्लोब को लाएं और ग्लोब को ऐसे घुमाएं, तो किसी एक क्या होता है, किसी एक के सहारे या किसी रॉड के सहारे तो घूमती है ना वो चीज। अगर देखिए यही 2 पॉइंट, अगर इसी को हम उठा के लाए बाहर, तो पृथ्वी इसी 2 सहारे, इसी भी 2 पॉइंट पे जो एक रॉड होगी उसी के सहारे घूम रही है। तो यहाँ पर हम रॉड तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चों। तो ज्योग्राफी के लिए उसके लिए हम लोग बच्चों क्या यूज कर लेते हैं, धुरी, यानी कि ये जो लाइन है जिसपे ये बीच में टिका होता है, ये ग्लोब, जिसपे ग्लोब को फंसाया जाता है और फिर ग्लोब इसी पर रोटेट करता है, उसको बच्चों हम लोग किस नाम से बोलते हैं, धुरी बोलते हैं, धुरी या अक्ष, धुरी या फिर अक्ष। तो आप समझ गए धुरी क्या होता है। अगर हम धुरी के बारे में पढ़े तो धुरी वह कल्पित रेखा होती है जिस पर ग्लोब क्या करता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ग्लोब पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो ध्रुव के बारे में अगर थोड़ा सा लिख लें हम लोग, अगले स्लाइड में लिख लेते हैं धुरी के बारे में।
कि धुरी क्या होती है। हेडिंग डालिए धुरी या फिर अक्ष, ऐसे एक एक मीनिंग को हम लोग लिखते हुए चलेंगे बहुत अच्छे से। धुरी और अक्ष की बात करें, वह कल्पित, कल्पित मतलब बच्चों कल्पना, तो वह कल्पित रेखा होती है, वह कल्पित रेखा होती है जिस पर ग्लोब, ठीक, ग्लोब पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया धुरी क्या होती है। देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ना बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धुरी। तो आप समझ में आ गया कि धुरी के बाद क्या होती है। और दूसरी बात, अच्छा आप देख रहे होंगे, जैसे हम लोग अगर एक यहां देखें, तो अगर इसका एक्सिस हम ड्रा करने की कोशिश करें, अर्थ की, ये तो हमसे बार बार हो जाता है, अर्थ की एक्सिस अगर हम ड्रा करने की कोशिश करें, कौन सा कलर ले लें अब आपके लिए, ग्रीन तो इस पे चलेगा ही नहीं, ग्रीन तो क्योंकि वही है, चलिए ग्रीन ये वाला उठा लेते हैं इसमें। अगर हम एक ऐसे एक्सिस ड्रा करें, देखिएगा एकदम ध्यान से, ठीक है, अगर ये हम इसको सीधा ऐसे एक लाइन ड्रा कर दें, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो अगर और इसको बीच से हम लोग यही तो पढ़े ना मैथमेटिक्स में, यही तो होता है ना, दो एक्सिस, एक आपका एक्स एक वाई और इसके बीच में 90। तो आप देख रहे होंगे जो पोल है वो कुछ झुका हुआ है कि नहीं, देखिए इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं इसके एक्सिस से। अगर ये ग्लोब का एक मेन, अगर हम मान लेते थोड़ा सा तिरछा न होकर के सीधा होता तो ग्लोब की धुरी क्या बनती, यही बनती, लेकिन ये धुरी तो है नहीं। हाँ, आपको हम बताया कि हल्का सा धुरी क्या है, टिल्ट है। तो एक दूसरी एक्सिस बहुत बड़ी विशेषता है जो हमारी पृथ्वी है, वो क्या है, अपने एक्सिस पे, अपने एक्सिस से 23 डिग्री क्या है, झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है ये यहां से, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये यहां से, तो ये एंगल कितना होता है, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी है। 23.5 डिग्री क्या है, वो झुकी। 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी अपने, उसका एक्सिस क्या, एक्चुअल एक्सिस तो यही होता, अगर सीधी होती, तो सीधी तो है नहीं, वो क्या है, टिल्ट है। तो अपने एक्सिस को कितनी डिग्री झुकी हुई, 23.5 डिग्री वो झुकी हुई। देखिए आप ग्लोब थोड़ा सा तिरछा है कि नहीं, देखिए ना ग्लोब, अगर हम इसको एक्सिस ड्रा करने की कोशिश करें इसके ग्लोब की ऐसे ही, तो आप अगर ऊपर जाएंगे तो देखिएगा कुछ तिरछा झुका है कि नहीं। अगर यहाँ से देखिए तो कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक अगर ये लाइन है तो इसके बीच में देखिए एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये जो एंगल है बच्चों वो 23.5 डिग्री की एंगल होती है। 23.5 डिग्री के एंगल पे पृथ्वी क्या है, टिल्ट है, यानी कि झुकी हुई है। तो पृथ्वी की बहुत बड़ी ये विशेषता है, और इसकी विशेषता नहीं, यही हमारे, इसकी विशेषता जो है ये हमारे रहने के लिए बहुत बड़ी उपयोगी भी बनी इसी कारण। इसी के कारण हमको क्या है, अलग अलग वैरायटी ऑफ सीजन देखने को मिलता है, इसी झुके होने के कारण ही। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि हमने क्या पढ़ लिया। पहले अगर हम बात कर लें एक बार, तो हमने पढ़ा ग्लोब क्या होता है, तो बताया त्रिविमीय लघु प्रतिरूप होता है जिस पर हम विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों जैसे महाद्वीप, सागर, देश आदि की आकृति, स्थिति एवं दिशा अंकित होता है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा उसमें कि धुरी क्या होती है, ग्लोब क्या होता है, कितने डिग्री झुकी हुई है, मतलब अक्ष और धुरी क्या होता है, कितनी वो अपने एक्सिस से झुकी हुई है पृथ्वी, ये हमने पढ़ा। और आगे हम लोग क्या पढ़े कि घुमाव इसका कैसे होता है, पृथ्वी के घुमाव जो घूमती है तो किधर से घूमती है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी क्या है, घूमती है। मतलब ऐसा अगर आएगी तो पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, ऐसे ऐसे पृथ्वी रोटेट करती है। ये तीन चीज़ हम लोगों ने पढ़ा आगे। फिर हम लोगों ने धुरी के बारे में कुछ डिफिनेशन लिखा कि वह कल्पित रेखा होती है जिस पर ग्लोब पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो हमको लगता है बच्चों थोड़ा सा अब ग्लोब की बात कर ले, तो ग्लोब जो होता है वो, ग्लोब कहाँ से आया है, तो लैटिन भाषा के, आपको हम बता दें लैटिन भाषा के ग्लोबस से लिया गया है। लैटिन भाषा ग्लोबस से, जिसका अर्थ है बच्चों गोला या गोलाकार, गोला आब्लिक गोलाकार। ठीक है बच्चों, तो ये लैटिन भाषा ग्लोबस से लिया गया जिसका अर्थ होता है गोला या गोलाकार। अब इसका सबसे पहले आखिर ग्लोब को बनाया किसने था, उसके बारे में, इसका आविष्कार कौन किया, तो आविष्कार की हम लोग बात करें अगर,
अगर आविष्कार की हम लोग बात कर लें तो आविष्कार इसका किए थे मार्टिन बैहम। और कब किए थे बच्चों इसने इसका? तो 1492 में। 1492 में इन्होंने ग्लोब को बनाया था। ये हमारे कुछ ग्लोब से रिलेटेड फैक्चुअल नॉलेज हो गए, तो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं ग्लोब के प्रकार। अगली बात करें तो ग्लोब कितने प्रकार अगर देखें, ग्लोब 2 प्रकार का होता है। ठीक, पहला आपका बच्चों होता है स्थलीय ग्लोब। स्थलीय ग्लोब जो अभी मैंने आपको फिगर दिखाया था, ग्लोब का चित्र दिखाया, तो क्या था? स्थलीय। ठीक, दूसरा आपका होता है बच्चों आकाशीय या खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल इसको हम लोग बोलते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लैंड ग्लोब। और इसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल ग्लोब, आकाशीय या खगोलीय, आकाशीय या खगोलीय ग्लोब। ठीक है, या इसी को अगर इंग्लिश में हम लोग बोले बच्चों तो एस्ट्रोनॉमिकल, AESTR, एस्ट्रोनॉमिकल ग्लोब। तो ग्लोब क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, एक स्थलीय होता है और दूसरा किस पे होता है? आकाशीय। स्थलीय में बच्चों हम लोग जमीन, महाद्वीप, सागर आदि की पृथ्वी, और आकाशीय मतलब हम लोग खगोलीय पिंडों को दिखाते हैं। जैसे ग्लोब बना दिया जाएगा तो वहाँ पर लोकेट कर दिया जाए पृथ्वी है, ये चंद्रमा यहाँ पर मून, यहाँ मतलब यहाँ पर मंगल ग्रह, यहाँ बृहस्पति ग्रह, हमारी आकाशगंगा का इतना एरिया है। तो उसमें हम लोग क्या है? ग्रहों और उपग्रहों, ब्रह्मांडों को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। किसमें? आकाशीय वाले में, एस्ट्रोनॉमिकल वाले में। और स्थलीय वाले में महाद्वीप, हमारी जो भू आकृतियां हैं, हम उनको करते हैं। ठीक है, ग्लोब 2 प्रकार। अब बता, अच्छा एक क्वेश्चन यहां से हम पूछते हैं आप लोगों के लिए, ग्लोब पर किसी देश की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? ग्लोब पर किसी देश की स्थिति बताई कैसे जाती है? प्रश्न आपका यहां से बन रहा है, ग्लोब पर किसी देश की स्थिति कैसे बताई जाती है? अगर ये आपके सामने उत्तर है तो इसका आप जवाब क्या देंगे? ग्लोब पर किसी देश की स्थिति कैसे बताई जाती है? किसी देश का, किसी भी चीज की स्थिति कैसे बताई जाएगी? तो उसके लिए बच्चों हम लोग एक गणितीय विधि अपनाते हैं। अगर इसका उत्तर लिखें हम लोग पूरा, अगर मान लेते आपके कहीं क्वेश्चन आ जाता है इसका, तो आपको ऐसे उत्तर लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कौन सी विधि अपनाते हैं? गणितीय विधि। गणितीय विधि। अब गणितीय विधि क्या होती है? तो गणितीय विधि में हम लोग क्या करते हैं? एक ग्लोब बनाते हैं और ग्लोब पे क्या करते हैं? कुछ काल्पनिक रेखाओं को ड्रा कर देते हैं। गणितीय विधि में क्या करते हैं? पहला काम काल्पनिक काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, ठीक। अब काल्पनिक रेखाएं तो खींच दे गणितीय विधि में, लेकिन एक जो खींचते हैं वो 2 तरीके की खींचते हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। किस 2 तरीके की? पहली क्या होती है? एक ऐसी रेखा होती है जो क्या घूमती है आपकी, किधर से? हाँ आप ही से, किधर से घूमेगी बताइए आपकी? बताएंगे कि हम ही बताएं? एक जो आपकी होती है वो घूमती है पूरब से पश्चिम की तरफ घूमी थी, ठीक है। किधर से? पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब से पश्चिम करने मतलब इधर से गई ऐसे ऐसे कि ऐसे ऐसे। कौन से आप बताएंगे? बताइए। पूरब से पश्चिम अगर हम बात करें तो पूरब से पश्चिम की बात की जाएगी तो ऐसे ऐसे रेखाएं खींची जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक दो होती है पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा एक बार, पूरब से पश्चिम की तरफ। दूसरी जो इनकी क्वालिटी होती है अगर हम बात करें, पूरब से पश्चिम होती है, साथ में समानांतर होती हैं। पूरब से पश्चिम, दूसरा समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं खींची जाती है। पूरब से पश्चिम घूमती हैं, पूरब से पश्चिम खींची जाती है, दूसरी समानांतर होती हैं, ठीक। अब जो हम लोग एक, ये तो पहली लाइन हम लोग पढ़ लिए इमेजिनरी,
बताए थे ना कि दो तरीके से इमेजिनरी कल्पना काल्पनिक रेखाएं ड्रा की जाती खींची जाती है। एक तो बता दिया जो पूरब से पश्चिम घूमती है और समानांतर होती है, यहाँ पर और लिख देना अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो, और समानांतर होती हैं। दूसरी जो होती है बच्चों वो क्या करती है, वो ध्रुवों से गुजरती है और उत्तर से दक्षिण की तरफ। दूसरी कहाँ से गुजरेगी, ध्रुवों से गुजरती है तथा किधर, उत्तर से दक्षिण घूमती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ घूमती है। ये पूरब से पश्चिम घूमी है, उत्तर से दक्षिण घूमी है, समानांतर होती है। तो ये कहाँ से गुजरती हैं, ध्रुवों से गुजरती है। ठीक, तो हम लोग क्या क्या दो तरीके की रेखाएं हम लोग बताया कि दो तरीके की काल्पनिक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, आगे आप देखिए, अब ये जो होती है पहली रेखा जो पूरब से पश्चिम घूमती है और समानांतर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश, अक्षांश रेखा। ठीक है, दूसरी जो होती है जो ध्रुवों से गुजरती है और उत्तर से दक्षिण जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश को हम लोग बच्चों बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। अक्षांश को क्या बोलते हैं, अक्षांश को क्या बोलेंगे, अभी तो बताया लैटिट्यूड, देशांतर को लॉन्गिट्यूड, अक्षांश को लैटिट्यूड, देशांतर को लॉन्गिट्यूड। ठीक, दो तरीके की रेखाएं हम लोगों ने पढ़ा। अब यहां से तो हम लोग देख रहे धीरे धीरे अपने उस पे टॉपिक पे आ रहे, यानी कि हम लोग समझ लिया कि ग्लोब क्या होता है, ग्लोब को आविष्कार किसने किया था, ग्लोब का उपयोग क्या होता है, ग्लोब में कितने प्रकार की होती है, ये सब चीजें हमने पढ़ा। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों, आगे हम लोग आप लोग को बता दें क्या पढ़ने वाले हैं, अक्षांश रेखा। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा, ठीक, अक्षांश रेखा की बात करें तो पहले हम आपको एक फिगर आपको दिखाते हुए पढ़ाएंगे अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा के लिए आपको आइए इसी को समझा देते हैं। ठीक हो जाएगा इसी से, उसको भी समझा देंगे। ठीक है, आपने देखा अक्षांश रेखा के बारे में। एक और फिगर आपको अगर निकाल कर दिखाना चाहें यहीं पे, दो तरीके से हम लोग समझेंगे। एक ये है, नहीं देख, ठीक है, दो तरीके से आप दिख रहे होंगे। तो आपको हम बात करें, देखिए ये जो अर्थ देखिए ग्लोब है, ठीक, तो ग्लोब पे कुछ जो रेखाएं देखिए ऐसे जा रही हैं पैरेलल, मतलब क्षैतिज। देखिए सब रेखाएं क्षैतिज जा रही है कि नहीं, ये रेखाएं क्षैतिज जा रही हैं। ये देखिए ये रेखाएं सब क्षैतिज है कि नहीं, देखिए एक ये हो गई, ये हो गई, ये देखिए जी जा रही है, ये सब क्षैतिज जा रही है कि नहीं। ऐसे ही सेम नीचे भी देखिए कुछ रेखाएं क्षैतिज जा रही हैं। यहां पे भी आप देख सकते हैं, इस वाले पे भी देखिए क्षैतिज है कि नहीं ये सब। तो ये जो रेखाएं होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। समझ में आया, ये देखिए इधर भी आके देखिए, ये सब लाइनें देखिए, ये भी ऐसे जो घूम के जा रही है, सब के सब क्षैतिज हैं कि नहीं, देखिए घूम के जा रही है, ये सब के सब क्या है, क्षैतिज हैं। अच्छा ये देख रहे क्षैतिज के साथ साथ कुछ डिग्री भी तो लिखी हुई है। देखिए यहाँ 0 है तो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70, 80 और 90, कुछ डिग्री भी तो लिखी हुई है ना। हाँ, बस इसी को आगे हम लोग को क्या है अब समझना है, क्या अक्षांश रेखा क्या होती है, ये डिग्री क्या होता है, और आज का हमारा यही टॉपिक भी होगा। ठीक है, तो हम आगे आते हैं, बात करते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। लिखते हैं तो अक्षांश रेखा के बारे में अगर लिखें, यहां देखिए अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा क्या होती हैं,
विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर, उत्तर या दक्षिण की ओर, उत्तर या दक्षिण की ओर किसी स्थान की कोणीय दूरी। ठीक है बच्चों, कोणीय दूरी, या दूसरे अगर भाषा में हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अक्षांश और करके हम लिख दें, अक्षांश वह कोण है, एकदम बहुत डीप में आपको बता रहा है। देखिए बहुत सही चीजें, बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें आप लोग छोड़ देते, कोणीय दूरी, कोण, ये सब इंपॉर्टेंट होती है इसलिए बताया जा रहा है डेफिनेशन में। तो अक्षांश क्या है, वह कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर, जो विषुवत रेखा या किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती हैं। विषुवत रेखा और किसी अन्य स्थान के बीच जो पृथ्वी के केंद्र पर बनती है उसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश को। अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा और पृथ्वी के किसी स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, पृथ्वी के केंद्र पर बना कोण क्या होता है, अक्षांश वह कोण होता है जो विषुवत रेखा और पृथ्वी के किसी स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बना कोण होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप लोग देख लिए इसको। अब आगे हम इसको समझेंगे। पहली बात क्या की गई, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा को भी आपको हम बताएंगे क्या होता है, 0 डिग्री की होती है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है। अब हम पहले समझेंगे कोणीय दूरी क्या होती है। तो कोणीय दूरी को समझने के लिए जस्ट अपने पहले वाले फिगर पे आते हैं। इसके जस्ट देखिए, अगर हम बात करें कि कोणीय दूरी की, आप इस वाले फिगर में फोकस करें, अगर ये वाला फिगर हम आगे लाए आपके, एकदम फिगर से ही समझेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। बिना फिगर के मजे नहीं है समझने में, और बड़ा कर दे रहा है समझने के लिए। अब दिखा, ये देखिए, ये देख रहे होंगे कि एक ये 0 डिग्री की लाइन दिख रही होगी, हम ऐसे हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये 0 डिग्री की एक लाइन ऐसे खींची गई है, 0 डिग्री की। ठीक है बच्चों, यही ठीक है, यही जो 0 डिग्री की लाइन होती है इसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। तो एक 0 डिग्री की लाइन हो गई। उसके बाद देखिए एक लाइन ये भी है ऐसे ही, कितने उस पे है, 10 डिग्री पे है। ऐसे देखिए एक लाइन और भी है, 20 डिग्री पे है। ऐसे ही एक लाइन और है, ये 30 डिग्री पे है। ऐसे ही एक लाइन ऊपर की तरफ है, एक लाइन ऐसे ही देखिए, ऐसे ही ढेर सारी लाइनें खींची गई हैं। आपको दिख रहे होंगे, सभी एक एंगल पे दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। देखिए इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ये देखिए यहाँ बन रहा है एंगल, इस पे बन रहा है इतना, फिर ये एंगल बन रहा है, फिर ये एंगल बन रहा है, फिर ये एंगल बन रहा है, फिर यहाँ से एंगल, देख रहे हैं एंगल बन रहा है कि नहीं। इस रेखा से देखिए कितनी एंगल बन रहे हैं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है एंगल। तो यही जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय दूरी। यानी कि विषुवत रेखा से, ठीक, और पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर, यही तो हम लोग लिखे थे डेफिनेशन। अगर आप देखिए तो क्या लिखा गया है, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। कोणीय दूरी क्या होगी, आखिर ये जो डिग्री है और इसके बीच की कोणीय दूरी, यही तो लाइन बताएगी। जो उसके केंद्र से और उसके अर्थ के क्या है, किसी स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, कोणीय दूरी होती है। देखिए जैसे अगर हम मान लेते हैं इक्वेटर है ये वाला फिगर, अगर आप देखिए फोकस करते हैं आपके हम इस वाले फिगर पे आइए, कोणीय दूरी समझना बहुत जरूरी है। अगर ये 0 डिग्री की लाइन जो होती है, आप लोग को बता दें, जो 0 डिग्री की लाइन होती है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विषुवत रेखा। ये जो 0 डिग्री की लाइन है ये होती है आपकी विषुवत रेखा। ये क्या होता है, ये 0 डिग्री की लाइन विषुवत रेखा होती है। अरे यार बड़ा मार्कर का कंफ्यूजन।
हाँ, ये 0 डिग्री की लाइन क्या है? विषुवत रेखा यही है। अभी तक आप सोच रहे होंगे क्या विषुवत रेखा, क्या विषुवत रेखा, तो यही 0 डिग्री की जो लाइन होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री की जो लाइन होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है उसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। और ये देखिए विषुवत रेखा से ये कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर 10 डिग्री पे कुछ एक एंगल ऐसे देखिए 20 डिग्री पे बन रहा है कि नहीं, ये एक एंगल ही, एक एंगल ही बन रहा है कि नहीं। तो ये जो केंद्र हो गई और इस पॉइंट को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो कोणीय दूरी बना रही है कि नहीं। देखिए कोणीय तो बन रहा है इनके बीच में, तो कोणीय दूरी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस लाइन, इस पॉइंट को यानी कि पृथ्वी के केंद्र से और पृथ्वी के किसी स्थान पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली जो कोणीय रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय दूरी। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट एक एंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक, 10 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में कि नहीं बन रहा है? 10 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 10 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने पे एक रेखा बनेगी कि नहीं बनेगी? तो वो वो रेखा कितने डिग्री की है? 10 डिग्री पे बनी है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोणीय दूरी। क्यों? क्योंकि एक एंगल बना रही है। ये जो रेखा है वो एक एंगल पे बना रही है, इस कारण इनको क्या बोला गया? कोणीय दूरी। तो कोणीय दूरी आपको समझ में आ गया? क्या होता है कि पृथ्वी से केंद्र पृथ्वी के केंद्र से और पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पे, पृथ्वी के किसी अन्य स्थान को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कोणीय दूरी कहलाती है। और हम लोग पढ़े यही जो कोणीय दूरी होती है ये हमारी क्या होती है? अक्षांश रेखा होती है। देखिए ऐसे ही सीधी लाइनें खींची जाती है। तो आपको कोणीय दूरी आ गया था डेफिनेशन में। तो क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर स्थित, उत्तर और दक्षिण की समझ लेते हैं। देखिए ओहो थोड़ा सा उत्तर और दक्षिण को अब समझते हैं क्या होता है। एक एक पॉइंट को समझेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी अलग बात है, लेकिन समझेंगे एक एक पॉइंट को। ये देखिए ये है उत्तर, ये दक्षिण है कि नहीं, ये उत्तर है कि नहीं। तो उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ देखिए, इधर भी 10 20 30 40 50, इधर भी 10 20 30 40 50, और ये बीच में हम बता चुके विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण के में ठीक कुछ किसी स्थान को जो मिलाने वाली रेखा होती है, किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, वो क्या होती है? अक्षांश रेखा होती है, या उनकी कोणीय दूरी होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अब इसी कोण को मिला के एक लाइन खींच दिया जाता है ऐसे सीधा, इसी कोण को फिर इस कोण को मिला के एक सीधा लाइन ऐसे खींच दिया गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। ये इस पॉइंट को बता रहा है कि नहीं बता रहा? देखिए इसी कारण इसको हम लोग क्या बोले? अक्षांश रेखा। तो आगे फिर दूसरा समझते हैं, अक्षांश वह कोण होता है जो विषुवत रेखा और पृथ्वी के किसी स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बना कोण होता है। अब पृथ्वी के केंद्र पर बना कोण होता है, देख लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं अब इसको भी। अरे यार ये क्या हो रहा है? पृथ्वी के केंद्र वाला भी अब समझ लेते हैं। मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्या हो गया? आइए सर देखिए इसमें वो है लास्ट में, पॉज कर दीजिए वीडियो, पॉज नहीं होता है मेरे ही साथ ही क्यों? ये हमेशा सर के साथ ही होता है, ऐसा पता नहीं क्यों जब भी क्लास लेते हैं लास्ट में ऐसा ही कुछ हो जाता है कि सेटअप इसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ही हो जाती है जब भी क्लास लेते हैं। आई थिंक हमें लगता है कि नेक्स्ट क्लास नहीं, बस थोड़ा सा वेट, जस्ट सेकंड। आपने पिछली क्लास कौन सी ली थी? इंडियन ज्योग्राफी। आई थिंक वो ओपन हो रहा है। ये तो ओपन हुआ। वीडियो लंबा जा रहा है। एक काम करते हैं, उस क्लास को हटा देते हैं, हटा दें इसको। इसको हटाइए। ठीक है।
थोड़ा रिशूट करते हैं कि वीडियो। एक सेकंड बस इसको हटा दो। अरे तो फिर हमको मिलेगा कैसे? ये तो क्लास था ना आपका। हाँ तो फिर अगली क्लास जब वो लेंगे तो जस्ट वो भी रहना जरूरी है। वीडियो हटाइए 10th वालों का। मैथ्स में पता नहीं कौन अभी ले लिया है। बाकी हटा दे रहे हैं। मैथ्स वाला हटा देंगे। आपका कहाँ गया? वर्ल्ड ज्योग्राफी। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ चलिए सेटअप दूसरा रिशूट करेंगे। एक ही वीडियो होगा और क्या। तो टॉपिक ख़त्म हो गया कि अभी बचा है कितना? अभी 5-10 मिनट का टॉपिक बचा तो दूसरे टॉपिक पे पढ़ा दीजिए, ओपन करें। ठीक है। तो इसको रोक देते हैं। अब अगला वीडियो दूसरा डाल देंगे आपका टेक्निकल इशू पे। अब वो मजा नहीं है। फ्लो टूट गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले क्लासेस में चलते हैं क्योंकि टेक्निकल इशू हो गई है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो अब उसको आएंगे टेक्नीशियन से ही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक जितना भी पढ़े आप लोग, उसके बाद जो भी बचा है नेक्स्ट क्लासेस में आई थिंक 5 से 10 मिनट का ही बच्चा 5 से 10 मिनट का, ठीक है। चांस ही पढ़ाते हैं। उसी ही प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे हम उसके बाद, ठीक है। बस पर चांस ही पढ़ाना था तो वही पढ़ा देंगे और क्या। ठीक है, थैंक यू।